Hello everyone, welcome to the account class. This is Rupi Trivedi from NCMS Java. Again here with a new video related to chapter 1 Introduction to Accountancy. This is our third video. Okay, and in this video we are going to discuss about accounting information. So what is accounting information? तो इसके पहले के वीडियो में हमने अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था. ओके, मीन्स व्हाट इज़ अकाउंटिंग. ओके, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि 7 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. और वो 7 स्टेप्स आपकी क्या क्या थी? फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, सेकंड मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग. तो जो आपकी लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग, उसमें हम कम्युनिकेट करते हैं. तो हम कम्युनिकेट किसको करते हैं? हम कम्युनिकेट यूज़र्स को करते हैं. ओके, तो यूज़र्स को हम क्या चीज़ कम्युनिकेट करते हैं? तो यूज़र्स को हम वो चीज़ कम्युनिकेट करते हैं जिसे हम पहले एनालाइज करते हैं. तो हम क्या चीज़ एनालाइज करते हैं? तो अकाउंटिंग की जो जितने भी स्टेप्स है, ओके, तो अकाउंटिंग की जितनी भी स्टेप्स में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जो भी आउटपुट हमें मिलता है वो आउटपुट ही आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिसे हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम हमारे यूज़र्स को उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं. ओके, तो इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं या अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उससे जो भी डाटास हमें रिसीव होते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं वो इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है. ओके, तो इसकी एक डेफिनेशन हम देखते हैं. ओके, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड. तो क्या डेफिनेशन है? अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी. Its function is to provide qualitative information, primarily financial in nature and about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. Means ये जो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग आपकी एक तरीके से सर्विस एक्टिविटी है. इसका फंक्शन क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. और ये जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है इसका नेचर क्या होता है? तो इसका नेचर फाइनेंशियल होता है. फाइनेंशियल क्यों होता है? क्योंकि हमें ये बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है? किसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? ओके, तो ये इकोनॉमिक एंटिटीज से रिलेटेड होती है. इकोनॉमिक एंटिटीज मीन्स क्या हो गया कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है, बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है ताकि बिजनेस के सेंस में जब कभी भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने हो तो आप इजीली अच्छी तरीके से वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें. इन शॉर्ट में ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये बिजनेस में आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है. ओके, तो ये आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मीनिंग थी और डेफिनेशन थी. अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स भी होते हैं. वो टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो मेनली 3 टाइप्स से आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है. वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजिशन एंड थर्ड रिलेटेड टू कैश फ्लो. ओके, सो फर्स्ट वी विल टेक इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस. तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, इनकम स्टेटमेंट शोज द नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. ओके, तो जब हम किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो उस अकाउंटिंग में हम इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं. ओके, तो उन अकाउंटिंग के इनकम स्टेटमेंट में, उन स्टेटमेंट्स में से एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की हेल्प से हमें यह पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आपके बिजनेस में आपने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है. प्रॉफिट अर्न किया है तो कितना प्रॉफिट अर्न किया है और लॉस अर्न किया है तो कितना लॉस अर्न किया है. तो एक तरीके से जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड होती है? प्रॉफिट और लॉस. मीन्स प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें ईजिली मिल जाती है. फिर सेकेंड, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजिशन. इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजिशन, balance sheet shows assets on one side and capital and liabilities on the other side. Schedules and notes forming part of a balance sheet and income statements to give details of various items shown in both of items. Okay, तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उन स्टेटमेंट्स में एक होता है आपका बैलेंस शीट
तो बैलेंस शीट एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये जो बैलेंस शीट होती है इसके जो दो साइड होते हैं, एक साइड आपकी होती है लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटी साइड में आप क्या चीज़ शो करते हो, आप वहाँ पर कैपिटल शो करते हो और अदर लायबिलिटीज़ शो करते हो। वैसे ही इसका एक साइड होता है आपका असेट साइड, वहाँ पर आप जितनी भी असेट्स है वो सारी असेट्स आप वहाँ पर शो कर देते हो। तो एक तरीके से बैलेंस शीट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आज की तारीख में आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल है, ओके, और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। मीन्स ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आपको अमाउंट पे करना है, आपको सामने वाले को पैसा देना है, ओके। तो ये आपकी लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली बैलेंस शीट से मिल जाती है, आपकी कैपिटल कितनी है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिल जाती है। फिर असेट साइड से आपको ये पता चल जाता है कि आज की तारीख में आपके पास कौन कौन से असेट्स हैं, उसकी वैल्यू क्या है, ओके, और आपके पास कैश कितना है, कैश इन हैंड, आपके पास बैंक में कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो एक तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट बनाने से मिल जाती है। तो बैलेंस शीट एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इजीली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मिल जाती है। फिर थर्ड, इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। फॉर दिस पर्पज वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ओके। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्लो, तो फ्लो यहाँ पर टू टाइप से होता है, एक होता है आपका इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। अभी इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, तो आपके बिजनेस में जब आप कैश रिसीव करते हो, आपके बिजनेस में जब कैश आती है तो इसे क्या बोलेंगे हम, कैश का इनफ्लो। और जब किसी चीज़ की पेमेंट के लिए आप कैश की पेमेंट करते हो, मीन्स कैश आपके बिजनेस से बाहर जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कैश का आउटफ्लो। तो एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट में एक आपका होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम बनाते हैं। तो कैश फ्लो से आपको क्या पता चल जाता है, कैश फ्लो से हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस ने किस किस पर्टिकुलर हेड से अमाउंट रिसीव किया है, मीन्स बिजनेस में कैश का इनफ्लो क्या था और किस किस पर्टिकुलर हेड के लिए कैश का पेमेंट किया गया है, मीन्स कैश का आउटफ्लो क्या था। तो कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो की इन्फॉर्मेशन के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग की हेल्प से एक तरीके से आपको कैश के फ्लो के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ओके। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले कौन से लोग होते हैं, ओके, कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स। लेट्स सी, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है इंटरनल यूजर्स, सेकेंड यहाँ पर आपको दिया है एक्सटर्नल यूजर्स। अब व्हाट इज इंटरनल यूजर्स एंड व्हाट इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो फर्स्ट विल टेक इंटरनल यूजर्स, तो आपके बिजनेस के अंदर जो भी लोग हैं, ओके, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंटरनली जो लोग हैं, बिजनेस के अंदर जो भी लोग हैं वो सारे आपके इंटरनल यूजर्स में आ जाएंगे, ओके। तो इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी में ऑनर हो गए, मैनेजमेंट हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए। एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस में ही रहकर काम करते हैं, ओके। फिर एक्सटर्नल यूजर्स क्या हो जाते हैं, व्हाट इज़ एक्सटर्नल यूजर्स। तो आपके बिजनेस से बाहर के जितने भी लोग हैं जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं वो आपके लिए हो जाएंगे एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे, बैंक, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एंड कंज्यूमर्स, ओके। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज पॉइंट हम देखते हैं कि इनके जो कौन कौन से यूजर्स हैं और यूजर्स के लिए कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है या वो किस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वी विल टेक इंटरनल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स में हम देखेंगे सबसे पहले ऑनर। ऑनर कौन होता है, हु इज़ ऑनर। तो जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जो बिज़नेस स्टार्ट करता है वो बिज़नेस का क्या हो जाता है, ऑनर हो जाता है। और ऑनर बिज़नेस को क्यों स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे मनी अर्न करनी होती है, और मनी अर्न कब होगी, जब उसे प्रॉफिट होगा। तो एक ऑनर को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये चेक करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, ओके, ताकि उसे पता चल सके कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है और अगर बाई चांस लॉस हो जाता है तो हम किस तरीके से उस लॉस को कवर कर सकते हैं, ओके। सेकेंड यूज़र मैनेजमेंट, ओके। मैनेजमेंट क्या होगा, तो ऑनर और जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो किसी पर्टिकुलर ईयर में, मतलब हर पर्टिकुलर ईयर जब स्टार्ट होता है उससे स्टार्ट होने के पहले वो अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ टारगेट, कुछ टास्क एक तरीके से डिसाइड करते हैं, ओके। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वो जो टारगेट, वो एम या
वो जो भी टास्क डिसाइड किए गए हैं वो टास्क कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं है, हम हमारे टास्क को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसे देखना, इसे वॉच करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है? तो फॉर एग्जांपल कि मैनेजमेंट ने और ऑनर ने डिसाइड किया कि इस ईयर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ओके। तो और हम ये भी डिसाइड करते हैं कि साथ ही साथ हम इस ईयर कम से कम 200 क्वांटिटी तो सेल कर ही देंगे, 200 प्रोडक्ट तो सेल कर ही देंगे। तो अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये देखे कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले थे वो सिस्टमेटिकली प्रॉपरली लॉन्च हुआ है या नहीं है, ओके। और अगर नहीं हुआ है तो किस रीज़न से वो लॉन्च नहीं हो पाया है, क्या प्रॉब्लम हो गई, ओके। फिर क्या हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं था या और कोई प्रॉब्लम की वजह से हम ये लॉन्च नहीं कर पाए, ओके। और अगर लॉन्च हो जाता है तो हमारा जो टारगेट था कि हम इस ईयर कम से कम इतनी यूनिट तो सेल कर देंगे, तो इतनी यूनिट सेल हुई है या नहीं हुई है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहाँ से मिलेगी, अकाउंट से मिलेगी, ओके। तो जितनी यूनिट सेल करनी थी उससे कम अगर यूनिट सेल होती है तो क्या रीज़न हो गया कि हम सारी के सारी यूनिट सेल नहीं कर पाए, हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहाँ से मिलेगी, अकाउंट से मिलेगी। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए भी यूज़फुल होती है। थर्ड वी विल टेक एम्प्लॉयज़। अब आपके जो बिज़नेस है, बिज़नेस में आपके एम्प्लॉयज़ भी होंगे जो कि वर्क करते होंगे आपके यहाँ पे, ओके। तो बिज़नेस में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनको क्या मिलता है, उन्हें सैलरी मिलती है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि उनका इंक्रीमेंट अच्छा रहे, उन्हें बोनस भी मिले। तो ये चीज़ें कब होगी, जब बिज़नेस को प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देगी, ओके। मीन्स जैसे कि बिज़नेस है, बिज़नेस को हर ईयर जो प्रॉफिट होता था उससे ज़्यादा इस बार उसने प्रॉफिट अचीव कर लिया, ओके। तो ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर लिया तो जो एक्सेस अमाउंट है, जो एक्सेस प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट बिज़नेस को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो जब बिज़नेस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये प्रॉफिट शेयर करते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें मिलता है वो क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी उन्हें कह दिया जाता है कि इस ईयर हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है या इस ईयर हमें लॉस हो गया, तो हम आपको इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे या बोनस नहीं दे पाएंगे, हम आपको इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, एम्प्लॉयज़ के लिए एक तरीके से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अब अगर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि नहीं, हो सकता है कि मैनेजमेंट हमसे झूठ बोल रहा हो, ओके, हमें जानबूझकर वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ये अगर उन्हें पता लगाना, ये अगर उन्हें फाइंड आउट करना है तो वो जो एम्प्लॉयज़ है वो भी जो बिज़नेस के अकाउंट है, आपकी कंपनी के जो अकाउंट है वो अकाउंट देख सकती है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकती है कि क्या सच में कंपनी को या बिज़नेस को लॉस हुआ है या इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है जिसकी वजह से हमें सैलरी नहीं मिल पा रही है या हमारा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है या हमें बोनस नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। वो एक तरीके से श्योर हो जाते हैं कि कहीं हमसे बिज़नेस या मैनेजमेंट हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, जानबूझकर हमें कम सैलरी तो नहीं दे रहा है। इसके लिए वो एक तरीके से एम्प्लॉयज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू श्योर हो जाते हैं, ओके। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे बैंक्स, ओके। तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा कि हम जब कभी भी लोन लेने जाते हैं किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। बैंक हमसे क्या मांगती है, सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट्स मांगती है। वो चेक करना चाहती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा प्रॉफिट कितना है, और जब वो हमारे स्टेटमेंट से श्योर हो जाती है तब जाकर वो हमें क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो जो बैंक है उसे भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो हमारे अकाउंट्स देखकर, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वो ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि क्या हम लोन ले सकते हैं, मीन्स क्या बैंक हमें लोन दे सकती है और हम विथ इंटरेस्ट बैंक को वो सारा अमाउंट लौटा सकते हैं जितना कि हमने बैंक से लिया है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बैंक के लिए भी ज़रूरी होती है। सेकंड, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, फर्स्ट इज प्रेजेंट इन्वेस्टर्स एंड सेकंड इज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सो व्हाट इज प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, तो इस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब प्रेजेंट में जिन लोगों ने हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है, मनी इन्वेस्ट कर रखी है, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, ओके। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या हो जाएंगे, व्हाट इज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन जो कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें। तो जिन्होंने अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है लेकिन फ्यूचर में कभी हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हो जाते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स,
ओके, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की बात करें तो अगर उन्हें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो फ्यूचर में हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो कभी भी हमारे बिजनेस में मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर प्रेजेंट इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अगर वो हमारे अकाउंट से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उन्हें लगता है कि नहीं ये हम उनको इतना प्रॉफिट नहीं कमा के दे पाएंगे, या उन्होंने जो हमारी कंपनी में पैसा लगाया है वो वेस्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा के गलती करी है, तो ऐसी कंडीशन में वो धीरे धीरे अपना पैसा हमारी कंपनी से निकालना स्टार्ट कर देते हैं या हमारी कंपनी से पैसा खींचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़रूरी होती है ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें कब इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी में या किस बिज़नेस में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ प्रॉफिट होगा वहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनके लिए भी ज़रूरी होती है। ओके, थर्ड इज़ क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन हो गए? अगर हमें अमाउंट की ज़रूरत होती है, अमाउंट की नीड होती है, तो सबसे पहले हम बैंक से लोन ले लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जब कभी हमें अमाउंट की नीड होती है, मनी की नीड होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो पहचान वाले होते हैं या मार्केट में हमारे बहुत सारे लोगों से टर्म्स बन जाते हैं, ओके, फाइनेंशियल टर्म्स बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनसे अमाउंट बोरो कर लेते हैं। तो जिन लोगों से हमने अमाउंट बोरो कर रखा है, जिन लोगों से हमने अमाउंट उधार ले रखा है, कैश उधार ले रखी है, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। मीन्स वो हमारे लिए हमसे फ्यूचर में पैसा मांगते हैं। तो जो पर्सन हमसे पैसा मांगते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो जो हम अमाउंट, मतलब जो क्रेडिटर अमाउंट हमें दे रहे हैं, है ना, तो वो अमाउंट उन्हें वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो इसलिए क्रेडिटर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है ताकि वो डिसीजन ले सके कि सामने वाले को उन्हें अमाउंट उधार देना है या नहीं देना है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, ओके, हमें बिजनेस में टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स हम किसे देते हैं? हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे अकाउंट्स देखकर गवर्नमेंट ये इजीली फाइंड आउट कर लेती है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओके, तो उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें जिस रेट से टैक्स भरना था वो टैक्स हमने पे किया है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो गया लेकिन हमने टैक्स कम पे किया है, ओके। तो ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट एक तरीके से हमारी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है ताकि वो श्योर हो सके कि जितना टैक्स हमें पे करना था हमने उतना टैक्स पे कर दिया, ओके। फिर रिसर्चर्स। अब रिसर्चर्स कौन होते हैं? तो आपने कभी देखा होगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, या नॉर्मली डेली लाइफ में भी हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम 2-3 जगह पहले पता करते हैं कि अलग अलग जगह पे उसके रेट क्या है, और जहाँ पर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है, आपको रेट सूट करता है, आप वहीं से वो चीज़ परचेस करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो जाता है कि बिज़नेस में भी हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है या और भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम 2-3 लोगों से अमाउंट को कंपेयर करते हैं, रेट को कंपेयर करते हैं, तो रिसर्चर्स क्या करते हैं कि जहाँ पर उन्हें सूटेबल लगता है, जहाँ पर रेट कंपेयर करने के बाद जहाँ उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ से हमें रिजनेबल रेट पर कोई चीज़ मिल जाएगी, क्वालिटी भी यहाँ पर बेटर है, तो उसके बाद कंपेयर करने के बाद वो जाकर एक डिसीजन पे पहुँचते हैं कि हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, यहीं से ख़रीदना है, यहाँ पर रेट अच्छा और क्वालिटी अच्छी है। तो रिसर्चर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है ताकि वो अलग अलग बिजनेस की प्रॉफिट को कंपेयर कर सके और देख सके कि कहाँ किस कंपनी से डील करना उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, किस कंपनी के साथ वो डील करेंगे ताकि आगे जाकर उन्हें कभी भी लॉस को फेस ना करना पड़े, उन्हें आगे जाके प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ठीक है। तो रिसर्चर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अलग अलग बिजनेस के अकाउंट्स देखकर वो श्योर हो जाते हैं कि उन्हें किन बिजनेस के साथ, किस कंपनी के साथ डील करना है। लास्ट वन इज़ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन होते हैं? तो कंज्यूमर एक तरीके से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो कंज्यूमर के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होती है? तो कंज्यूमर को ये देखना होता है कि जो प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखी है, ओके, ये प्राइस कहीं हम ज़्यादा तो पे नहीं कर रहे हैं, ओके। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से एक तरीके से कंज्यूमर को ये पता चल जाता है कि किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होनी चाहिए क्या हम वही पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोड्यूसर है वो हमसे उस प्रोडक्ट की ज़्यादा प्राइस ले रहा हो,
ठीक है। इसमें कभी कभी गवर्नमेंट भी अपना इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं कंज्यूमर से, तो वो अपना इंटरफेयर करती है बीच में और एक ऐसी प्राइस डिसाइड कर देती है जिससे कि प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट हो और कंज्यूमर के ऊपर भी वो अमाउंट का बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो एक तरीके से कंज्यूमर के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। तो ये थे इनके यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के। फिर सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? ओके, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है 4, रिलायबिलिटी, फिर रिलेवेंस, थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड लास्ट वन इज कंपैरेटिबिलिटी। ओके, तो फर्स्ट वी विल टेक रिलायबिलिटी। ओके, तो reliability implies that the information must be free from material error and personal biases. Okay, means reliability का मीनिंग क्या हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो ऐसी होनी चाहिए जो कि रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, जिस पर इजीली ट्रस्ट किया जा सके। ओके, उस पर इजीली भरोसा किया जा सके, उस इन्फॉर्मेशन का प्रूफ होना चाहिए, एक तरीके से फैक्ट के बेस पर वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने मन से बोल दिया कि नहीं इस ईयर ऐसा होगा या इस ईयर इतना प्रॉफिट होगा और आपने वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स को दे दी और लास्ट में पता चलता है कि आपको तो इतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो ऐसे अपने मन से कोई भी चीज़ या कोई भी थिंग को अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आपको नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। आप जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स को दे रहे हो वो एक तरीके से फैक्ट पे होनी चाहिए, फैक्ट के बेस पर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और प्रूफ होना चाहिए उसका। ओके, सेकेंड, रिलेवेंस। ओके, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स। ओके, रिलेवेंस का मीनिंग क्या है कि आप जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो जिस सेंस में आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो इन्फॉर्मेशन उस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए आपने वो इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, मीन्स अगर आप सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ सेल्स से रिलेटेड ही सारे डाटा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप परचेस की भी बता रहे हो, परचेस रिटर्न की भी बता रहे हो, कैश की भी बता रहे हो, नहीं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपके टेंथ बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। ओके, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि नहीं आपका नेम क्या है, तो आप वहाँ पर आपका नेम ही मेंशन करोगे। अब वहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ी मेंशन करोगे कि नहीं मेरा नाम ये है, मेरे मदर का नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे फ्रेंड का नाम ये है, नहीं। वहाँ पर उस पर्टिकुलर हेडिंग पे आपसे बस इतना पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो आप वहाँ पर सिर्फ आपका ही नाम शो करोगे। ओके, वैसे ही कभी क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी जाती है तो सिर्फ 10th के स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी गई और आप वहाँ पर 10th के साथ साथ 9th की भी दे दोगे, 8th के स्टूडेंट की लिस्ट भी दे दोगे, 7th के स्टूडेंट की लिस्ट भी दे दोगे। तो यहाँ पर 10th के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो 10th के स्टूडेंट्स की लिस्ट की ही वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर 6th 7th 8th बाकी स्टूडेंट्स की लिस्ट की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि जिस टॉपिक से या जिस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्टेटमेंट में शो करनी चाहिए, अदर इन्फॉर्मेशन को शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो भी एक तरीके से सेंसलेस हो जाती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आप वही दो जो कि रिलेटेड है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ओके, फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसमें क्या आ जाएगा? तो इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सच अ मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब अगर कोई कॉमर्स की फील्ड से है तो उसे तो सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर कोई कॉमर्स की फील्ड से नहीं है तो उसे कोई चीज़ कैसे समझ में आएगी? तो इसलिए कहा जाता है कि आप जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रिपेयर की जानी चाहिए, इस तरीके से उसको स्टेटमेंट में आपको शो करना चाहिए कि कोई भी पर्सन उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, उसे ईजिली समझ सके, तो ही उस चीज़ का मीनिंग रहेगा। ठीक है, तो ही उसका मतलब रहेगा। आपने इन्फॉर्मेशन शो कर दी और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रही है तो उसका कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतने सिस्टमेटिक तरीके से शो होनी चाहिए जो कि कोई भी पर्सन उसको ईजिली समझ सके, कोई भी उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। ओके, फिर कंपेरेबिलिटी। अब बोथ इंट्रा फर्म एंड इंटरफर्म कंपैरिजन मस्ट बी पॉसिबल ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ओके, तो इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है, इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या होता है, आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। तो कंपेरेबिलिटी में क्या हो जाता है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे आप इजीली कंपेयर कर सको।
ओके, मीन्स आप उसे इंटरफर्म कंपैरिजन भी आप उससे इजी तरीके से कर सको। इंटरफर्म कंपैरिजन मीन्स एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से जब आप कंपैरिजन करते हो तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हम हमारे बिजनेस की कंपैरिजन दूसरे बिजनेस से कर सकें। ओके, और इंट्राफर्म कंपैरिजन भी हमारा इजीली हो जाए। इंट्राफर्म कंपैरिजन मीन्स हम अपने ही बिजनेस के 2 ईयर्स को लेकर अच्छी तरीके से कंपैरिजन कर सकें। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई भी पर्सन इजीली कंपेयर कर सके। ओके ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सिस्टम भी होते हैं, वो सिस्टम क्या क्या होते हैं, कौन से सिस्टम को हम बेस लेकर अकाउंटिंग करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकेंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, इसको डिटेल में हम देखते हैं। फर्स्ट वी विल टेक double entry system. What is double entry system? The double entry system is based on the dual aspect principle. Every transaction has 2 aspects, a debit and a credit of an equal amount. ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट जाते हैं और उन दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स ऐसा सिस्टम जहाँ पर ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को या दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब यहाँ पर जो 2 एस्पेक्ट हैं या 2 इफेक्ट है उनमें से एक को डेबिट किया जाता है और एक को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो जर्नल एंट्री में भी आप एक अकाउंट को डेबिट करोगे तो दूसरे को क्रेडिट कर दोगे, और अकाउंट में जब आप शो करोगे तो अकाउंट में भी आपको एक साइड डेबिट मिलेगा और एक साइड आपको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। तो जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है वो कौन सा सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन के कौन से 2 इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है या दोनों इफेक्ट को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए, ठीक है। अब मार्केट में आपको कोई चीज़ परचेस करनी थी, तो आपको परचेस करना था, ये एक ट्रांजैक्शन है आपका। तो अब जब आप परचेस करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो वो चीज़ आपके पास आएगी जो चीज़ आपको परचेस करनी थी। ओके, सपोज आप पेन परचेस करने गए थे, आपने पेन परचेस किया तो आपके पास क्या आया, पेन। और साथ ही साथ आपने पेन परचेस किया है तो आप सामने वाले को क्या चीज़ पे करोगे, आप उसे उस पेन की प्राइस पे करोगे। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आपका एक ही था कि पेन परचेस किया, लेकिन इसके इफेक्ट 2 हो गए। एक चीज़ आपके पास आई और एक चीज़ आपके पास से गई। तो पेन आपके पास आया और कैश आपके पास से गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं और इन दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, और ये दोनों इफेक्ट को कौन से सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं। This system of accounting recognizes and records both the aspect of the transaction as compared to the other system. This system of recording transaction is more scientific and useful to achieve the objects of accounting. ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करने की वजह से अदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें ये सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक भी है। ओके, इससे हम अपने ऑब्जेक्ट इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, एंड अंडर दिस सिस्टम बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस वी आर एबल टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स। ओके, तो जब हम क्लासीफाई के बाद जब हम समरी करते हैं अकाउंटिंग के स्टेप्स में, तो वहाँ पर समरी में क्या हो जाता है कि परचेस अकाउंट आपने सेपरेट बना लिया तो टोटल जो भी आया बैलेंस वो परचेस को शो करेगा। सेल्स का आपने अलग से अकाउंट बना लिया तो उसका जो भी बैलेंस है वो सेल्स अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो अलग अलग अकाउंट आपने बनाया ये अलग अलग हेड से रिलेटेड होते हैं, और ये हेडिंग का जो बैलेंस होता है उन बैलेंस को लेकर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस एक तरीके से आपके अर्थमेटिकली एरर को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। ओके, तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये साइंटिफिक सिस्टम है और मोस्टली लोग इसे यूज़ करते हैं। ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में एक ही ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को या दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस के दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इन सम ट्रांजैक्शंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, while in others either one aspect is recorded or not recorded at all. मीन्स इस सिस्टम में कभी कभी ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को या दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, कभी कभी सिर्फ एक ही इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके कोई भी इफेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है या वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओके, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। The accounts maintained under this system are incomplete and unscientific
अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। ओके, तो यहाँ पर सारे अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, कैश बुक मेंटेन की जाती है और एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर सारे अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते हैं, कुछ ही अकाउंट रखे जाते हैं, इसलिए ये जो मेथड है, ये जो सिस्टम है, ये एक तरीके से अनसिस्टमेटिक है, अनसाइंटिफिक है और एक तरीके से ये रिलायबल नहीं है। मीन्स इससे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन ट्रू हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। ओके, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम ही ज़्यादा बेटर होती है। तो यहाँ पर आपके जो 2 सिस्टम्स है वो भी कंप्लीट हो गए, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके, यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन ओरली देख लेते हैं, बाकी आप बुक से आप सेल्फ करने के लिए ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की टोटल कितनी स्टेप्स होती है? 7 स्टेप्स होती है। ओके, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ओके, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। ओके, तो इन स्टेप्स में से आपकी फर्स्ट स्टेप कौन सी है? ए पॉइंट आपको दिया है, कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, सेकेंड एनालाइजिंग, थर्ड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड लास्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। तो इन चारों में से कौन सी आपकी अकाउंट की फर्स्ट स्टेप है? तो जो लास्ट आंसर है आपका आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफिकेशन आपके अकाउंटिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है। ओके, देन वी विल टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके, लेट्स सी, ए परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ 5000, बी पेड सैलरीज 250, सी purchase a car of 5,25,000 from his personal account. Okay, and last is purchase a laptop of 50,500 for business. तो यहाँ पर गुड्स आपने परचेस किया है किसी पर्सन से, ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। आपने सैलरी पे की है तो ये भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है। लास्ट आपने लैपटॉप परचेस किया है, किस लिए परचेस किया है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने परचेस किया है, तो ये भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो आपका थर्ड पॉइंट है, सी परचेस अ कार 5,25,000 फॉर हिज पर्सनल अकाउंट, उनके पर्सनल अकाउंट से उन्होंने ये कार परचेस की है, पर्सनल यूज़ के लिए है, इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।